काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 11। केल ने नाव की छोटी खिड़की से बाहर देखा। हिंसक पानी का रंग बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं था। ये सफेद और नीला था क्योंकि यह समुद्र के तल को दर्शाता था, और जैसे जैसे ये भंवर के केंद्र के करीब आता गया, ये गहरे नीले रंग का होता गया। यदि आप इसमें फंस गए तो संभवतः आपकी मृत्यु हो जाएगी। केल ने अपने घर में जादू के बक्से में रखे नए जादुई बमों के बारे में सोचा। फिर उसने अपनी नजर सामने की ओर घुमाए और अपने सामने द्वीपों के समूह के सबसे छोटे द्वीप की ओर देखा। युवा मास्टर निम, ये वहां पर वह द्वीप है। उस द्वीप के सामने का भंवर सबसे भयानक है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपको तुरंत इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। हाँ, मछुआरा वाकई बहुत हिम्मत वाला था। उसने उपकप्तान के चेहरे पर पीलापन आते हुए भी नहीं देखा जबकि वह बोलता जा रहा था। केल ने उल्टी करने की इच्छा को दबा लिया और मछुआरे की बातों पर ध्यान दिया। एक किंवदंती है जो कहती है कि भंवर एक चोर के कारण प्रकट हुआ जिसने एक देवता से कुछ चुराया था, लेकिन आया। नाव एक तरफ झुक गई। नाव की खिड़की से पानी टकराता देख केल ने सांस रोक ली। एगो, नाव लगभग पलट गई। अरे बदमाश, ठीक से नाव चलाओ। क्षमा करें पिताजी। मछली पकड़ने वाले पिता पुत्र की जोड़ी वास्तव में साहसी थी। यही कारण है, युवा मास्टर निम। अरे, अंत में केल ने बूढ़े व्यक्ति को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और सख्ती से बोलना शुरू किया। पहले उस द्वीप पर पहुंचने के बाद बात करते हैं। यही तो लेडी अमीरू ने भी कहा था। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। बूढ़े आदमी ने कुशलता से नाव चलाना शुरू कर दिया। नाव जो आगे बढ़ रही थी वह किसी तरह सभी भंवरों से बचने के लिए मुड़ती और मुड़ती रही। केल ने उन सभी भंवरों को देखा जिनसे वे गुजरे। हवा की ध्वनि से हवा के निशान मिट गए। प्राचीन शक्ति जिसे हवा की आवाज कहा जाता है ने हवा शीर्ष बनाए और उन्हें जितना संभव हो सके उतना घुमाया। और जैसे जैसे समय बीतता गया उन शीर्षों ने नए शीर्ष बनाए जिससे आज दिखाई देने वाले असंख्य भंवर बन गए। हाँ युवा मालिक, मुझे आपकी रक्षा करनी है। उफ, केल ने उपकप्तान की बातों को अनसुना कर दिया और नाव के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। वह डूबकर मरना नहीं चाहता था। अंततः नाव एक द्वीप पर पहुंची और केल को एक बार फिर अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास हुआ। हम पहुंच गए हैं। ये हमेशा से ज्यादा आसान था। मछुआरे के बेटे ने अपने पिता की बात पर सिर हिलाया। केल ने उन दोनों को छोड़कर उपकप्तान को झुकते हुए देखा। बाफ, उपकप्तान को समुद्री बीमारी इतनी गंभीर थी कि केल को लगा कि शायद वह मर ही जाएगा। केल ने बीकरॉक्स की बांह थपथपाई जब बीकरॉक्स उसके पास से गुजरा और उपकप्तान की ओर इशारा किया। बीकरॉक्स ने अपनी जेब से एक जोड़ी सफेद दस्ताने निकाले और उन्हें पहनकर उपकप्तान की ओर बढ़ गया। सफेद दस्ताने देखकर केल थोड़ा सा झेप गया। क्या ये वही दस्ताने नहीं है जिनका इस्तेमाल वह खुद को साफ रखने के लिए यातना देने के लिए करता है? ऐसा लग रहा था कि बीकरॉक्स के पास उन सफेद दस्तानों की अंतहीन आपूर्ति थी। पहली बार इन सफेद दस्तानों के अस्तित्व को देखने के बाद केल ने बीकरॉक्स और उपकप्तान को देखना बंद कर दिया और द्वीप के चारों ओर देखने लगा। इस द्वीप पर रेत नहीं थी बल्कि यह चट्टानों से घिरा हुआ था। अगर आप तटरेखा से थोड़ा दूर देखें तो आपको एक छोटा सा जंगल भी दिखाई दे सकता है। खैर, इसे जंगल की बजाय बगीचा कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे से भी कम समय में इसके चारों ओर घूम सकते हैं। बूढ़ा आदमी, हाँ युवा मास्टर निम, अपनी पिछली कहानी जारी रखो, चोर वाली। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को नाव लंगर डालते हुए देखना बंद कर दिया और यहाँ पहुंचने के लिए रास्ते की ओर इशारा किया। वह इस द्वीप के सामने बड़े भंवर की ओर इशारा कर रहा था। बहुत समय पहले एक चोर था जो बाकी सभी से ज्यादा तेज था। चोर के कदम इतने हल्के और सतर्क थे कि माना जाता है वह पानी पर बिना किसी छोटी सी लहर पैदा किए चल सकता था। ये वास्तव में पवन की ध्वनि थी। बेशक पानी पर चलना थोड़ा अतिशयोक्ति थी। वैसे भी चोर ने कथित तौर पर भगवान की कोई चीज चुराई थी। किंवदंती कहती है कि चोर ने वस्तुओं के साथ हवाओं की चट्टान से छलांग लगा दी। आप जानते हैं कि वह कौन सी चट्टान है ना? इस तरह से दिव्य वस्तु और चोर इस दुनिया से गायब हो गए, साथ ही भंवरों का अस्तित्व भी इसी तरह से आया। बूढ़ा आदमी उतनी ही कोमलता से मुस्कुराया जितनी कोमलता से उसकी भुजाओं पर काली झुर्रियां थीं। इसीलिए अतीत में दैवीय वस्तु के लिए बलि दी जाती थी। अब और नहीं, अगर यह वास्तव में एक दिव्य वस्तु थी तो वह भगवान अपनी वस्तु वापस लेने के बजाय हम मनुष्यों को क्यों परेशान करेगा? केल ने बूढ़े आदमी से सहमति जताई। यह कोई दैवीय वस्तु नहीं थी, यह मानव शक्ति थी, इसलिए कोई देवता इसे नहीं ले सकता था। तो अब मैं द्वीप के चारों ओर देखूंगा। जी सर, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। बूढ़ा आदमी अपने बेटे की ओर बढ़ा, तभी उपकप्तान उछलकर खड़ा हो गया। युवा मास्टर ने, मैं भी, उफ। फिर वह वापस नीचे झुक गया। केल ने अपनी जीभ चिपकाई और बीकरॉक्स को आने का इशारा किया। जब बीकरॉक्स आया तो केल ने बीकरॉक्स के कान में फुसफुसा कर कहा, चूंकि तुम रॉन के बेटे हो, मुझे यकीन है कि तुम भी सामान्य नहीं हो। और केल ने बीकरॉक्स के कंधे को थपथपाया जो कि थोड़ा भी घबराया हुआ नहीं था और बोलना जारी रखा, आप उपकप्तान को यहाँ पकड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम अकेले ठीक रहोगे? यहाँ क्या खतरा हो सकता है? मेरे पास भी मेरी ढाल है, कृपया सुरक्षित रहें। बीकरॉक्स बिना किसी परेशानी के कैल के आदेश का पालन करने के लिए सहमत हो गया। यही कारण था कि कैल अपने साथ बीकरॉक्स को लेकर आया था। उसे फिलहाल अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मजबूत हो लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए बहुत दृढ़ न हो। यह भी जरूरी था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वह हुक्म चला सके। यही कारण था कि बीकरॉक्स एकदम सही था। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। केल द्वीप के केंद्र में स्थित जंगल की ओर चला गया। यदि आप खतरे में हैं तो कृपया अपनी ढाल हवा में उठा लें। युवा मास्टर निम, मैं ठीक पीछे आऊंगा। ओह। केल ने जंगल में जाते समय बीकरॉक्स और वाइस कैप्टन की बात को आधा ही सुना। फिर जैसे ही वह दूसरों से दूर हुआ उसने चुपचाप बोलना शुरू कर दिया। आप क्या सोचते हैं? काले ड्रैगन ने जवाब दिया। जैसा कि आपने बताया, इस द्वीप के सामने उस भंवर के नीचे कुछ है। यह पिछली बार की उस गुफा से निकलने वाली शक्ति के समान ही था। ब्लैक ड्रैगन उस समय के बारे में बात कर रहा था जब कैल ने हृदय की जीवन शक्ति अर्जित की थी। कैल इत्मीनान से जंगल में घुस गया। अंदर देखने का कोई कारण नहीं था। वह वास्तव में यहाँ भंवर को देखने के लिए आया था। मुझे इलाके के बारे में थोड़ा जानना होगा क्योंकि हम रात में ही यहाँ वापस आएंगे। केल ने एक और बात पूछी, यहाँ कोई नहीं है ना?
कोई नहीं। द्वीप पर केल के समूह के अलावा कोई और नहीं था। केल ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह कल से वेल के झुंड के बारे में चिंतित था, लेकिन वहां एक लाश है। क्या? केल तुरंत ही स्तब्ध हो गया। वह भौहें सिकोड़ने लगा और आसमान की ओर देखने लगा। ब्लैक ड्रैगन ने अपनी अदृश्यता हटा ली और केल के सामने प्रकट हो गया। जब मैंने पहले इस द्वीप पर नीचे देखा तो द्वीप के दूसरी ओर 3 लाशें थीं। लाशें कैल की उम्मीदों से बिल्कुल परे थीं। कैल नाव की ओर 3 कदम पीछे हट गया। उसे बुरा लग रहा था कि अगर वह द्वीप के दूसरी तरफ चलता रहा तो कुछ अशुभ हो जाएगा। हालांकि ब्लैक ड्रैगन ने बोलना जारी रखा, लेकिन ये लाशें मानव लाशें नहीं थीं। केल ने अपनी आंखें ढकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। अगर वह इंसान नहीं था तो इसका मतलब था कि उनकी एक अलग विशेषता थी। हालांकि वे जानवरों से मिलते जुलते भी नहीं थे, तो वे मनुष्यों के समान हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। तब केवल एक ही उत्तर बचा था, क्या उनके हाथ और पैर अजीब थे? ब्लैक ड्रैगन ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। ये सही है, हाथ और पैर अजीब थे। वे पंख जैसे दिख रहे थे। पंख, ये जलपरियों का प्रतीक था। वेल और जलपरी का झुंड। केल चिंतित और संदेह से भरा हुआ था। वेल और जलपरी को अभी नहीं दिखना चाहिए था। नहीं, केल ने जल्दी से अपने विचारों को ठीक किया। वेल जनजाति और जलपरियों के बीच लड़ाई का इतिहास सबसे पुराने मानव युद्धों से भी पुराना था। हालांकि उपन्यास में यह बात तब उजागर हुई जब चोई हान वेल जनजाति के साथ जुड़ गया। केल ने ब्लैक ड्रैगन की ओर पुकारा, अरु तुम, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे तुम मत कहो, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वह क्या बकवास कर रहा है? केल ने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन जो इन दिनों मानव भाषा का अध्ययन कर रहा था अपने लिए कोई नाम चुन लेगा, इसलिए उसने अपनी थोड़ी सी द्वीप की दूसरी ओर इशारा किया। क्या तुम्हें यकीन है कि वहां कोई नहीं है? वहां कोई जीवित प्राणी नहीं है। पानी में भी यही स्थिति है। तो फिर रास्ता दिखाओ। उसे जलपरी की लाशों की जांच करने जाना पड़ा, सिर्फ पुष्टि करने और खुद को खतरे से दूर रखने के लिए। तुम्हें मेरे सामने रहना होगा। केल ने ब्लैक ड्रैगन को अपने सामने धकेल दिया और वे द्वीप के दूसरी ओर चले गए। फिर जैसे ही वह जंगल के दूसरी ओर से बाहर आया और लाशें देखी, वह भौचक्का हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 में तो सही, जैसा कि अपेक्षित था, वे जलपरी की लाशें थीं। विशेष रूप से 3 लाशें थीं, सभी की गर्दन टूटी हुई थी। इसके अलावा उनके पैर और हाथ भी मुड़े हुए थे। उपन्यास में पाठ के बजाय अपनी आंखों से जलपरी की उपस्थिति को देखकर केल और भी अधिक उदास हो गया। लाशें पूरी तरह सूखी थीं, मानो वे ममी हो। हालांकि जलपरियां वास्तव में इंसानों से अलग दिख रही थीं। उनके हाथों और पैरों पर पंख थे, जबकि उनकी त्वचा शल्कों से ढकी हुई थी। कानों की जगह उनके गलफड़े भी थे। तुम करीब क्यों नहीं आ रहे हो? ब्लैक ड्रैगन ने उत्सुकता से केल से पूछा, जो दूर से देख रहा था। केल ने आसानी से ब्लैक ड्रैगन को जवाब दिया, ये डरावना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम एक कमजोर इंसान हो। ब्लैक ड्रैगन ने सिर हिलाया और जलपरी की लाशों की ओर बढ़ गया। फिर वह अपने आप में बड़बड़ाने लगा। ऐसा लगता है कि उन्हें कुचलकर मार दिया गया था। ऐसा भी लगता है कि वे बहुत पहले ही मर गए थे। इसके अलावा मैं उनके पंखों के नीचे कुछ लाल खून भी देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि वे किसी लड़ाई में थे। यह एक वेल थी। वेल ने निश्चित रूप से इन जलपरियों को मारा है। वेल जनजाति की आबादी ड्रैगन्स के समान ही छोटी थी, लेकिन वे समुद्र में सबसे मजबूत अस्तित्व थे। इसी कारण वे जलपरियों से समुद्री दुनिया की रक्षा करने में सक्षम थे। जलपरियां समुद्र के अंदर एक साम्राज्य बनाना चाहती थीं। हालांकि वेल जनजाति ने अपना क्षेत्र दूसरों के साथ साझा करना स्वीकार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक ऐसी प्रजाति थी जिन्हें मौसम के साथ साथ पलायन करना पड़ता था। वेल जनजाति संख्या में छोटी है, लेकिन वे इतनी ताकतवर है कि जलपरियां उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकती। हालांकि जलपरियां अचानक से ताकतवर होने लगी। जलपरियां मजबूत होने लगी, जिससे वेल जनजाति मुश्किल में पड़ गई। तभी चोईहान प्रकट हुआ और उसने वेल की सहायता की। कम से कम खंड 5 के अंत तक उपन्यास की विषय वस्तु यही थी। केल ने ब्लैक ड्रैगन से कहा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए और जलपरी की लाशों से दूर हो जाना चाहिए। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं? हाँ, जलपरी की लाश जमीन पर नहीं गिरेगी, बल्कि लगभग पूरी तरह सूख जाएगी। इसके खत्म होने के लिए इसे पानी के नीचे होना चाहिए। ऐसा होने पर गंध पूरे समुद्र में फैल जाती है, जिससे अन्य जलपरियों को लाश लेने के लिए आने का संकेत मिलता है। यही कारण है कि वेल जनजाति ने उन्हें जानबूझकर इस तरह जमीन पर छोड़ दिया। मुझे भी जल्दी से अपना काम निपटाकर निकल जाना है। वेल जनजाति का शायद सिर्फ एक ही सदस्य था जिसने इन जलपरियों से लड़ाई की। अगर वे 2 होते तो वे इन लाशों को जमीन पर नहीं छोड़ते। वे उन्हें पानी में फेंक देते ताकि और भी जलपरियां आ जाएं और वे आपस में लड़ सकें। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अकेले थे। केल नाव की ओर वापस गया और दूसरों से बात की। चलो वापस चलते हैं, देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उपकप्तान, जो अंततः अपनी समुद्री बीमारी से उबरने लगा था, पुनः पीला पड़ गया, लेकिन बीकरॉक्स ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया कि ऐसा लग रहा था कि उसने मछुआरे से बहुत सारी मछलियां खरीद ली हैं। युवा मास्टर केल, हम रात के खाने में भुनी हुई मछली खाएंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है। घर वापस आकर केल भुनी हुई मछलियों से भरे पेट के साथ समय बीतने का इंतजार कर रहा था। जब छोटे से गांव में अंधेरा छा गया तो उसने बिलोस से मिले जादुई बक्से से कुछ स्कूबा गियर निकाले। केल ने खिड़की पर खड़े होकर क्लिफ ऑफ विंड्स और उत्तर पूर्वी समुद्र की ओर देखा और ऑन और हॉर्न से बात करना शुरू किया। घर पर अच्छी तरह नजर रखो, हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। यात्रा सुरक्षित हो। केल ने ब्लैक ड्रैगन की ओर देखने से पहले बिल्ली के बच्चों की ओर सिर हिलाकर जवाब दिया। ब्लैक ड्रैगन ने आत्मविश्वास के साथ केल की ओर देखा और सहजता से एक मंत्र बोला, उड़ान। उसी क्षण केल का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। चल दर। ब्लैक ड्रैगन ने बढ़त बना ली और केल उसके पीछे चल रहा था। केल ने एक जादुई बम ले रखा था और वे नजरों से बचने के लिए हवा में ऊंची उड़ान भर रहे थे। आज केल की योजना भंवर पर सटीक निशाना लगाने की थी, फिर भागना था। जब तक लोग चौंक कर बाहर आते, केल बिना आवाज वाली हवा की तरह गायब हो चुका होता। इस ब्लैक ड्रैगन संस्करण के जादुई बम को 10 मिनट बाद फटना था। रात में तो यह और भी बुरा लगता है। केल ने अपने नीचे सबसे बड़े भंवर को देखा और टिप्पणी की। फिर वह सोचने लगा, टूनका सचमुच एक पागल कमीना है। उपन्यास में टूका को हवा की आवाज कैसे मिली?
उसका जहाज टूट गया था और वह इस द्वीप पर आ गया था, और फिर जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने इस भंवर में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। ज्वालामुखी, ग्लेशियर, रेगिस्तान, ये कमीना जो सिर्फ अपने शरीर के साथ तत्वों के साथ टकराना पसंद करता था, वह इस समुद्री भंवर में दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं सका। टूनका को खतरनाक स्थितियों में मजा आता था। नहीं, वह उनसे जुनूनी था। यही कारण था कि केल उसे पागल कमीना कह रहा था। लेस देन ये समुद्र में मेरा पहला अनुभव है, लेकिन यह मजेदार लग रहा है। ग्रेटर देन, टूनका ने कहा कि बिना किसी तैयारी के उस भंवर में कूदने से पहले स्वाभाविक रूप से केल की भी उसी तरह से कार्य करने की कोई योजना नहीं थी। केल ने अपनी जरूरत की सभी चीजें पहले ही स्कूबा गियर की जेबों में रख ली थी। क्या ये यहाँ है? केल ने ब्लैक ड्रैगन के सवाल का जवाब देने के लिए सिर हिलाया और चारों ओर देखा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक देहाती गांव था, लेकिन रात में पूरा गांव अंधेरे में था। समुद्र और भी गहरा था, लेकिन भंवर की आवाज से गांव की तुलना में ये बहुत ज्यादा तेज था। ये तथ्य कि यह और भी तेज हो जाएगा किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। वे बस यही सोचेंगे कि भंवर अजीब है और इसे भूल जाएंगे। केल ने सागर से मुंह मोड़ लिया और क्लिफ ऑफ विंड्स की ओर देखने लगा। लेस देन टूका को विंड्स की चट्टान के नीचे एक छिपी हुई गुफा मिलती है और वह उत्सुकता से उसमें प्रवेश करता है। उसे गुफा के अंत में कुछ मिलता है और वह हंसता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी अच्छी चीज होगी। यह एक ऐसी भाग्यशाली मुठभेड़ थी जिसकी टूका ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। केल ने उपन्यास की जानकारी को एक तरफ रख दिया और ब्लैक ड्रैगन से बात की। चलो शुरू करो। ठीक है मानव। काले ड्रैगन के छोटे अगले पंजे से काला मान निकलने लगा। जादुई बम ने मन पर प्रतिक्रिया की और कंपन करना शुरू कर दिया। केल की भुजाओं में जो जादुई बम था वह उपन्यास के खंड 1 और 2 में गुप्त संगठन द्वारा इस्तेमाल किया गया जादुई बम नहीं था। यह एक बहुत अच्छा जादुई बम है। वॉल्यूम 3 के दूसरे भाग के आसपास विपर किंगडम के जादूगर जो कगार पर पहुंच गए थे, गैर जादूगरों के खिलाफ लड़ने के लिए नए उपकरण विकसित करना शुरू करते हैं। उनमें से एक उपकरण केल के हाथ में मौजूद जादुई बम जैसा था। संघनित मन, जो जादुई बम का मुख्य घटक है, डेवलपर के मन पर प्रतिक्रिया करता है और विस्फोट होने से पहले कई छोटे मन गेंदों में विभाजित हो जाता है। यह उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन विस्फोटों की श्रृंखला और भी अधिक दुश्मनों को मारने के लिए उपयोगी थी। केल ने ब्लैक ड्रैगन की प्रशंसा की। ऐसी चीज बनाने के लिए आप जरूर अद्भुत होंगे। हाँ, मैं एक महान और शक्तिशाली अजगर हूँ। उन छोटे पंजों से और भी अधिक काला मान निकला और बमों में गायब हो गया। केल को अपनी बाहों में जादुई बमों की कंपन महसूस हो रही थी। केल उस पल को लक्ष्य कर रहा था जब चांद डूब चुका था, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला था। सावधान रहो, चोट न लग जाए। ब्लैक ड्रैगन हवा में ऊपर चला गया और उसने केल के चारों ओर एक ढाल डाल दी और अलविदा कहा। क्लिक करें। जादुई बम के अंदर से एक छोटी सी आवाज आई। केल ने अपने हाथ से बम को छोड़ा और फिर स्कूबा मास्क पहन लिया। यह एक जादुई उपकरण था जो उसे 5 मिनट तक पानी के अंदर सांस लेने की अनुमति देगा। कुछ ही क्षणों बाद धमाका 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 बम फटा और केल ने सीधे नीचे गिरने से पहले चांदी की ढाल को बुलाया। रात की हवा उसके चेहरे से तेजी से गुजरी। एक बार जब दर्जनों छोटे विस्फोट हो गए तो भंवर की ताकत खत्म हो गई और वह ठीक से घूम नहीं सका। केल ने ढाल के पंख खोल दिए। स्प्लैश! केल के पानी के नीचे गोता लगाने के दौरान ढाल समुद्र से टकराई। उसने कुछ चश्मे पहने और समुद्र की तलहटी की ओर बढ़ गया। ढाल की बदौलत केल का शरीर तीर की तरह तेजी से डूब रहा था। धमाका धमाका और भी ज्यादा विस्फोट हो रहे थे और भंवर की ताकत और भी कम हो रही थी। विस्फोटों से पैदा हुई शॉकवेव ने केल की ढाल और चांदी के पंखों को छुआ, लेकिन केल फिर भी सुरक्षित रूप से समुद्र की तलहटी में पहुंचने में कामयाब रहा। धमाका! समुद्र तल पर चलना शुरू करने से पहले केल ने अंतिम विस्फोट को आसानी से संभालने के लिए एक बार फिर ढाल का उपयोग किया। छोटा केंद्रीय द्वीप और उसके सामने बड़ा भंवर। वह भंवर एक बड़े पत्थर के नीचे स्थित एक छोटे से शिखर के कारण उत्पन्न हुआ था। ये चोटी सैकड़ों वर्षों तक बिना रुके घूमती रही। केल को अपने सामने एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा था। वह इतना बड़ा था कि केल को लगा कि वह आसानी से किसी व्यक्ति को कुचल सकता है। लेस देन टूका को एहसास हुआ कि भंवर इस बड़े पत्थर के नीचे से शुरू हुआ था और उसने पत्थर को पकड़ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उस पत्थर से छोटा था जिसे उसने उत्तर की ओर उठाया था। हालांकि वह इस पत्थर को ऊपर नहीं उठा पाया। ग्रेटर देन, लेस देन, तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ग्रेटर देन, लेस देन, यही कारण था कि टूनका ने पत्थर को नष्ट कर दिया। ग्रेटर देन, केल ने चट्टान की ओर देखा और सोचने लगा। टूका, तुम पागल कमीने हो, तुमने ये चीज नष्ट कर दी। केल ने पानी के नीचे अपना सिर हिलाया और शिखर की ओर बढ़ गया जो चट्टान के नीचे सुन वुकोंग जैसा दिख रहा था। उस समय हर बार की तरह जब उसने एक प्राचीन शक्ति प्राप्त की थी, पूर्व मालिक की आवाज प्रकट हुई। तुम कुत्तों के बच्चे। ओह, यह मालिक बहुत गंदा मुंह वाला था। किसी ऐसी चीज को चुराना पाप क्यों है जिसे बनाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया, खासकर तब जब मैं इसे लोगों को वापस करने जा रहा था। तुम कमीने, तुम जैसे कमीनों के पास इतनी ताकत क्यों है? साउंड ऑफ द विंड की मालिक वही चोर थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने भगवान से कुछ चुराया था। उसने वास्तव में कोई दिव्य वस्तु नहीं चुराई थी। असल में उसने बस एक मंदिर से कुछ चुराया था। इस बड़े पत्थर के नीचे फंसने के बाद उसका दम घुट गया था। सबसे तेज कदमों वाली खामोश चोर की इस तरह मौत हो गई। हवा को नियंत्रित करने की यह महाशक्ति मन से अलग थी। वह खुद हवा थी। अपनी मृत्यु के बाद वह एक ऐसी चोटी बन गई थी जो लगातार भंवरें उगलती रहती थी। ये बेवकूफ पानी, अगर मेरे दोस्त की लाइट यहाँ होती तो ये सब जला देता। केल का चेहरा अजीब हो गया जब वह स्टॉप को मुक्त करने के लिए सामान निकाल रहा था। प्रकाश, शायद। क्या आप जानते हैं कि बिजली इतनी डरावनी क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए बस एक ही लकीर की जरूरत होती है, सिर्फ एक लकीर। केल ने अपनी सूची में अंतिम प्राचीन शक्ति, विनाश की अग्नि के बारे में सोचना शुरू किया। उसे उस तक पहुंचने के लिए आग से गुजरना पड़ा और उसके पास ढेर सारा पैसा भी होना चाहिए था। अचानक केल के मन में एक विचार आया। अविनाशी ढाल लकड़ी, हृदय की जीवन शक्ति हवा, हवा की आवाज पानी, विनाश की आग आग। केल को इस बारे में बुरा लग रहा था। उसने इस बात पर भी बहस की कि क्या उसे वास्तव में ये शक्ति लेनी चाहिए या नहीं। हालांकि बीप बीप बीप, स्कूबा गियर के अंदर लगा अलार्म उसे बता रहा था कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं।
केल ने इस बारे में बाद में सोचने का फैसला किया। चलो जल्दी से इसे बाहर ले चलते हैं। उसने कुदाल से खुदाई शुरू कर दी। वह उस बाधा को हटाने की कोशिश कर रहा था जो बड़े पत्थर और उसके ऊपरी हिस्से को पकड़े हुए थी। जादू से मजबूत की गई यह कुदाल इतनी तेज थी कि फर्श आसानी से धंस गया। टूंगा जैसा मूर्ख बनकर चट्टान को नष्ट करने का कोई कारण नहीं है। उसे बस खोदना था। केल मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर और खोदने के बाद वह आखिरकार पूरी चोटी देख पाया। केल ने ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। स्वेश। केल अपने हाथ में टोपी घुमाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। बूम। जो पत्थर शिखर के साथ पूर्ण संतुलन में था वह एक और झुकने लगा। अगर यह पाप था कि मैंने इसे चुराया तो वे मनुष्यों से झूठ बोलने पर पापी न होने का दावा क्यों करते हैं। ये दुनिया सड़ी हुई है। यह एक सड़ी हुई दुनिया है जहां सत्ता में बैठे लोग जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया हमेशा से सड़ी हुई रही है। केल ने चोर की बात पर ध्यान नहीं दिया और ढक्कन जमीन पर रख दिया। साउंड ऑफ द विंड के मालिक को केवल एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। इसे पाने का एकमात्र तरीका शीर्ष को नष्ट करना था। दरार केल के पैर के नीचे आकर ऊपरी हिस्सा टुकड़ों में टूट गया। श्री। जैसे ही चोटी टूटी पानी के नीचे चीख जैसी तेज आवाज गूंजी। टूटी हुई चोटी से बाहर निकली हवा ने केल को घेरना शुरू कर दिया। आपके पास ठीक होने की शक्ति है, मेरी तरह पकड़े मत जाना, समझे। ठीक होने की शक्ति। क्या वह हृदय की जीवन शक्ति के बारे में बात कर रही है। जैसे ही चोर ने अपने अंतिम शब्द कहे केल की भौहें तन गईं। मुक्त हो। स्वूश। एक सफेद हवा ने केल के शरीर को घेर लिया और उसके सिर तक पहुंचकर नीचे की ओर बढ़ने लगी। यह ऐसा तब तक करती रही जब तक कि यह उसके पैरों तक नहीं पहुंच गई और फिर वहीं रुक गई। लेकिन हवा उसके दिल के चारों ओर घूम रही थी। बूम बूम बूम। केल का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उफ। केल का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे दर्द हो रहा था। केल ने अपने दाहिने हाथ से अपने दिल को थपथपाया क्योंकि दर्द के कारण उसके मुंह से हवा के बुलबुले निकल रहे थे। क्या हो रहा है। उफ। केल ने एक और कराह को रोका और अपने शरीर को सिकोड़ लिया। उस पल हवा चमकी और फिर तुरंत उसके पैरों तक पहुंची और उसके टखने पर एक छवि बना दी। केल को स्कूबा सूट और स्कूबा जूतों के बीच की खाई में एक भंवर की छवि दिखाई दे रही थी। यह भंवर भी चांदी के रंग का था। जब भंवर की छवि पूरी हो गई तो केल को अंततः महसूस हुआ कि उसका हृदय शांत हो गया है। क्या हृदय की प्राणशक्ति ने वायु की ध्वनि को भी सशक्त किया। वह उत्सुक तो था लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। बीप बीप। अलार्म एक बार फिर बजा, ये बताने के लिए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि उसके पास अभी भी काफी समय था। केल ने पवन ध्वनि को सक्रिय कर दिया और हवा का एक झोंका उसके पैरों के चारों ओर घूमने लगा। केल ने हल्के से एक पैर आगे बढ़ाया। स्वेश। केल का शरीर तुरंत पानी में घुस गया। हालांकि केंद्रीय द्वीप के सामने का बड़ा भंवर गायब हो गया था लेकिन अन्य भंवर अभी भी मौजूद थे। हालांकि केल बिना किसी परेशानी के आसानी से उनसे आगे निकल गया। अन्य भंवरें एक सप्ताह के भीतर गायब हो जाएंगी। हालांकि केल ने उन भंवरों को करीब एक साल तक बनाए रखने की योजना बनाई थी। भंवरों ने अपने मालिक के प्रतीक हवा की आवाज को पहचान लिया और केल के लिए रास्ता बना दिया। उनका गंतव्य था क्लिफ ऑफ विंड्स। केल ने देखा कि चट्टान तेजी से करीब आ रही है और इससे पहले कि वह बहुत करीब पहुंचे उसने जमीन से लात मारी। प्रतिक्रिया में उसका शरीर ऊपर की ओर उछला। स्वेश। जैसे ही केल पानी के ऊपर वापस आया समुद्री हवा ने उसका स्वागत किया। केल ने जल्दी से स्कूबा मास्क उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बीप। अलार्म बजा और पता चला कि 5 मिनट पूरे हो गए हैं। केल ने गांव की ओर देखा तो पाया कि बहुत सारी लाइटें जलने लगी थीं। मुझे जल्दी करनी है। हंस शायद उसे जगाने नहीं आता क्योंकि उसने कहा था कि जब तक जीवन मरण का मामला न हो उसे परेशान न किया जाए, लेकिन फिर भी जल्दी लौटाना बेहतर था। केल ने क्लिफ ऑफ विंड्स की ओर तैरकर देखा और चट्टान के नीचे बड़े छोटे पत्थर देखे। ये पत्थर ही कारण थे कि जो कोई भी चट्टान से गिरकर मरता था उसकी लाशें क्षत विक्षत हो जाती थी। केल ने उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की जो शेर के सिर जैसा दिख रहा था। इसे ढूंढना आसान था क्योंकि यह उस इलाके का सबसे बड़ा पत्थर था। फिर पत्थर के पीछे छोटी सी गुफा को देखकर केल मुस्कुराने लगा। यह पाया टूनका को इस गुफा में एक भाग्यशाली मुठभेड़ का सामना करना पड़ा जब उसने हवा की आवाज हासिल की। ये टूनका के लिए बेकार की चीज थी लेकिन यह एक घटक था जिसका केल भविष्य में अच्छे से इस्तेमाल करेगा। यदि इस घटक को उस घटक के साथ मिला दिया गया जिसे लोग भविष्य में केल के लिए प्राप्त करेगा तो जंगल की रानी के पास केल के साथ सौदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। रानी को जंगल बचाना होगा। केल सावधानी से चट्टानों को पार करके गुफा में घुस गया। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा था क्योंकि चांद पहले ही डूब चुका था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। केल गुफा में घुसा और जल्दी से पानी से बाहर कूद गया। फिर उसने बाहर आसमान की ओर देखा। अब समय आ गया है कि वह पहुंचे। ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया मानो उसने केल के मन की बात पढ़ ली हो। हालांकि ब्लैक ड्रैगन केल के मन के अंदर बोल रहा था, दुर्बल मानव, तुम्हें चोट नहीं लगी है। काले ड्रैगन के पास केल के दिमाग में बात करने का सिर्फ एक ही कारण था। केल को ठंड लगने लगी। उसने धीरे से अपना सिर गुफा के अंदर की ओर घुमाया। ब्लैक ड्रैगन केवल तभी केल के दिमाग में बोलता था जब आसपास कोई अपरिचित व्यक्ति होता था। इस गुफा के अंदर एक जीव है। हालांकि यह लगभग मृत है लेकिन शुक्र है कि यह कोई लाश नहीं है जिससे आपको डर लगता है। पीसेस पीसेस। केल को गुफा के अंदर कुछ घिसटने की आवाज सुनाई दी और वह अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। वापस पानी में कूद जाऊं या ड्रैगन से कहूं कि वह मुझे अभी घर ले जाए। पीसेस पीसेस पीसेस। लेकिन वह घसीटने वाली आवाज और भी ज्यादा गंभीर हो गई और केल के मन में कुछ विचार आने से पहले ही जीवन रूप प्रकट हो गया। केल ने एक पैर फिर से पानी में डाल दिया। जो जीवन रूप प्रकट हुआ वह कांपती हुई आवाज में बोलने लगा, पी कृपया मुझे बचाओ। आह। केल के मुंह से एक आह निकली। उस जीव की गंध नमकीन थी। ये समुद्र की गंध थी। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। एक मानव जैसा दिखने वाला प्राणी अपने भयंकर खरोंच वाले पैर को पीछे घसीटता हुआ केल के पास आया। खरोंचों पर एक हरा तरल पदार्थ था जिससे अस्तित्व लगातार खून की उल्टी कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से एक जलपरी का काम था। पी कृपया। यह एक वेल थी। ये सुंदर मानव जिसके बाल बिखरे हुए थे अपने हाथों से केल की ओर रेंग रहा था, एक वेल थी।
कमजोर इंसान, क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। ब्लैक ड्रैगन कैल के दिमाग में बात कर रहा था, लेकिन कैल उसे सुन नहीं पा रहा था। कैल को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी हॉरर फिल्म के दृश्य का सामना कर रहा हो। वेल जनजाति के एक घायल, लगभग मृत सदस्य ने खुद को केल के सामने प्रकट किया था। टीजर। केल ने सोचना शुरू किया, क्या मुझे भागना चाहिए? लेकिन वेल की पुतलियां उसे सही से देख रही थीं। वह अपने हाथों में ताकत भी डाल रहा था, क्योंकि केल वेल की उंगलियां जमीन में खोदती हुई देख सकता था। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी, भले ही वह मौत के करीब लग रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वेल जनजाति के किसी सदस्य को जलपरी के जहर से चोट पहुंची है? एक उत्तर तुरंत ही केल के दिमाग में तैरने लगा, मिश्रित रक्त। यही एकमात्र संभावित उत्तर था। केल ने जल्दी से द बर्थ ऑफ ए हीरो की विषय वस्तु पर विचार किया। वेल जनजाति में कोई भी मिश्रित रक्तपात नहीं था, जिसकी संख्या ड्रैगन जितनी कम थी। लेकिन एक मर गया। केल ने चिंता और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। उफ, वेल अब रेंग नहीं सकती थी। उसका शरीर कांपने लगा और वह कुछ और करने में असमर्थ हो गई। उस समय केल ने अपने सिर में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनी। मानव, क्या तुम मदद नहीं करोगे? ब्लैक ड्रैगन ने संदेह से पूछा। केल ने सवाल का जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया। उसे बेकार की भावनाओं से नफरत थी और बिना किसी कारण के मदद के लिए हाथ बढ़ाना। हालांकि अरे, केल मिश्रित रक्त वाले वेल के पास गया और उसके सामने झुक गया। वेल मानव जो जमीन पर कांप रहा था, उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। ये लंबे बालों वाला आदमी वास्तव में उन कहानियों को सच साबित कर रहा था कि वेल इतनी खूबसूरत होती हैं कि वे एल्स को स्क्विड की तरह बना देती हैं। इतना सुंदर आदमी कैल को देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बचाना। केल ने बिना किसी प्रकार की भावना के उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। एक मिश्रित रक्त वेल मानव। केल जानता था कि इस वेल के लिए अगले कुछ पलों में मरने से ज्यादा जिंदा रहना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। उसे यकीन था कि वेल भी ये सच जानती होगी। केल ने उपन्यास में वेल किंग और लॉक के बीच हुई बातचीत को याद किया। लेस्लिन, आप एक शुद्ध रक्त वाले भेड़िया हैं। आप क्यों कहते हो कि मेरा बच्चा शुद्ध रक्त का नहीं है? हम नूना शुद्ध रक्त वाली वेल नहीं है। वह बच्चा नहीं, मेरा एक बेटा था जो मिश्रित रक्त वाला था, इसलिए उसे बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। वह समुद्र में रहने के लिए बहुत कमजोर था। तो क्या वह जमीन पर रहता है? नहीं, मेरा वह भयानक बेटा मुझसे पहले इस दुनिया से चला गया। वेल जनजाति का राजा और समुद्र का मध्यस्थ नीले बालों और नीली आंखों वाला कोई व्यक्ति था। हालांकि केल निश्चित रूप से नहीं बता सकता था क्योंकि अंधेरा था, लेकिन अभी उसे देख रही वेल का चेहरा उपन्यास में वर्णित वेल राजा के चेहरे से थोड़ा मिलता जुलता था। केल ने समुद्र जैसी नीली आंखों की ओर देखा और बोलना शुरू किया, थोड़ी देर सो जाओ, जब तुम जागोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नीली आंखें धीरे धीरे बंद होने से पहले कुछ बार झपकी। केल ने बेहोश मिश्रित रक्त वेल को कुछ देर तक देखा, फिर उसके पास जाकर उसके पैरों का निरीक्षण किया। आप क्या सोचते हैं? मिश्रित रक्त वाली वेल के बेहोश हो जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन ने खुद को प्रकट किया और जल्दी से वेल के पास पहुंचा। फिर उसने जादू से एक छोटी सी रोशनी वाली गेंद बनाई ताकि वे पैर को बेहतर तरीके से देख सके। ये तो गड़बड़ है। वेल जनजाति की त्वचा बहुत मोटी और सख्त होती है। हालांकि उनकी त्वचा बेदाग और सुंदर दिखती थी, लेकिन ये बेहद सख्त भी थी। दुख की बात है कि इस मिश्रित रक्त वाली वेल के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। यही कारण है कि यह एक जलपरी के हमले से प्रभावित हुई और जहर खा गई। ब्लैक ड्रैगन ने वेल का निरीक्षण करते समय केल को अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम बहुत अजीब इंसान हो। तुम बहुत कमजोर और अजीब हो। बहुत हो गई बकवास। केल ने वेल की ओर इशारा किया और ब्लैक ड्रैगन को आदेश दिया, उसे पानी में डुबो दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने उससे झूठ बोला? ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से हैरान लग रहा था। इस सरीसृप का हैरान चेहरा काफी गंभीर लग रहा था। मानव, तुमने कहा था कि तुम उसे बचाओगे। तुम कमजोर हो, लेकिन तुमने अब तक अपने सारे वादे पूरे किए हैं। तो तुम मुझे उसे पानी में डुबाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुम उसे दम घुटने से मारना चाहते हो? सांस। केल ने गहरी सांस ली, फिर उसने हवा में तैर रही उस हल्की गेंद को पकड़ लिया। वह गर्म नहीं थी। मैं उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे पानी में डालने के बाद तुम्हें पहले की लाशें याद आती है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो? कुछ खास नहीं, बस जाओ और मेरा एक हाथ वापस ले आओ। ब्लैक ड्रैगन के जबड़े खुले रह गए। केल को इसकी परवाह नहीं थी और वह गुफा में चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने मना नहीं किया, भले ही वह पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब मैं वही करूंगा जो तुमने कहा है। ब्लैक ड्रैगन वाकई आज्ञाकारी था। केल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ता रहा। उसे उसका ख्याल रखना था और गांव में उपद्रव होने से पहले वापस लौट जाना था। गुफा गहरी नहीं थी और केल जल्दी ही उसके अंत तक पहुंच गया। यह पाया, टूनका को जो भाग्यशाली स्थान मिला वह एक छोटा पोखर था। केल ने अपने साथ लाई गई वस्तुओं में से एक को निकाला। यह एक अलार्म डिवाइस थी। ये केल को यह बताती थी कि कोई और इस स्थान के करीब आया है या नहीं। मुझे बस जाने से पहले इसे अपने साथ ले जाना है। केल ने उस पोखर का थोड़ा सा हिस्सा एक छोटी कांच की बोतल में भर लिया। अग्निशमन जल। पानी हमेशा आग के खिलाफ मजबूत होता है, लेकिन इस पानी की ताकत थोड़ी अलग थी। अगर केल ने लॉक द्वारा उसके लिए खरीदी गई वस्तु को इस पानी में डुबो दिया तो इससे एक बहुत ही कीमती वस्तु पैदा होगी। यह एक खजाना बन जाएगा जो सूखते जंगल को बचाएगा। केल गुफा के प्रवेश द्वार पर वापस लौट आया। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक ड्रैगन पहले ही हाथ लेकर वापस आ चुका था, क्योंकि उसने हाथ को केल को एक अनिश्चित भाव के साथ सौंप दिया था। केल भीगे हुए मिश्रित रक्त वाले वेल लड़के को भी देख सकता था। चल दर। ब्लैक ड्रैगन ने मिश्रित रक्त वाली वेल, जलपरी की भुजा और केल को हवा में उड़ाकर वापस घर की ओर जाने से पहले एक गहरी सांस ली। जैसे ही केल वापस लौटा, ऑन और हॉन्ग ने उसका जोरदार स्वागत किया। तुम सही समय पर आए। बटलर कुछ देर से दरवाजा पीट रहा है। कैल को बिल्ली के बच्चे के बिना भी पता चल गया था। वह दरवाजे के बाहर हंस की आवाज सुन सकता था। हंस की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रोने को तैयार हो। युवा मालिक, मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि आपने कहा था कि अगर आप जाग गए तो आप मुझे मार देंगे। इसलिए मैं केवल दरवाजा पीटना जारी रख सकता हूँ। क्या आप कृपया दरवाजा खोल सकते हैं युवा मालिक?
केल ने स्कूबा सूट उतारकर एक कोने में फेंक दिया और फिर मैजिक बॉक्स से एक डिवाइस निकालकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ फेंका। फिर उसने बाथरोब पहना और दरवाजा खोला। युवा स्वामी, युवा महिला अमीरू ने मुझे ये सत्यापित करने के लिए कहा कि आप सुरक्षित हैं, इसलिए कृपया जागें और खोलें। आप क्या चाहते हैं? ओह, युवा स्वामी, क्या आप नहा रहे थे? केल ने अपने गीले बालों को पीछे किया और धीरे से हंस के प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं समुद्र के पानी में नहा रहा था। आह, तुम बाथरूम में थे, तब मुझे अपनी जान की चिंता नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि तुम सो नहीं रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे खेद है युवा मास्टर निम। अहम हेम। हंस ने केल का निरीक्षण करने और बोलना शुरू करने से पहले कुछ नकली खांसी निकाली। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? बाहर अभी बहुत ज्यादा गंदगी है। पहले कुछ जोरदार धमाके हुए थे, मुझे लगता है कि समुद्र में कुछ हुआ है। केल ने खिड़की से बाहर देखा जिससे वह अंदर आया था। गांव अब पूरी तरह से जगमगा रहा था, हालांकि आधी रात हो चुकी थी। उसे समुद्र की ओर जाती हुई कुछ रोशनियां भी दिखाई दे रही थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमीरों ने लोगों को समुद्र में भेजने का साहसिक निर्णय लिया था, भले ही उसमें भंवरों का खतरा था क्योंकि विकास कार्य एकदम नजदीक था। वहां बहुत तेज आवाज आई थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका कारण क्या था। युवा महिला अमीरू ने कहा कि लोग समुद्र की ओर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही पता चल जाएगा। केल की राय में अमीरू खुश होने वाला था क्योंकि केंद्रीय द्वीप के पास का भंवर गायब हो गया था। सिर्फ इसी वजह से इस तटरेखा का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। क्या ऐसा है? जी श्रीमान, तो अब आप जा सकते हैं। हंस ने जल्दी से बाहर निकलने से पहले केल को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसी समय ब्लैक ड्रैगन ने अदृश्यता उपकरण को बंद कर दिया, जिससे वह और बेहोश मिश्रित रक्त वेल प्रकट हो गए। साथ ही उसके ऊपर जलपरी का हाथ भी दिखाई दिया। ऑनर हॉर्न ने जलपरी की बाह देखकर कमरे के कोने से हिलना तक बंद कर दिया। ये बिल्ली के बच्चे बहुत सी बेवकूफ चीजों से डरते थे। केल बाथरूम में गया और बाथटब से समुद्र का कुछ पानी निकाला। ब्लैक ड्रैगन उत्सुकता से देख रहा था कि केल ने मरमेड की बाह का एक हिस्सा समुद्र के पानी में डुबो दिया। सिजल, जलने की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन वास्तव में सूखा हुआ हाथ जल्दी ही सामान्य हो रहा था। लाश के तेजी से बदलते रूप ने ऑन और हॉर्न को दौड़कर बिस्तर के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया। लाश का हाथ एक पल में पूरी तरह से सामान्य हो गया। केल ने वेल मानव के पैर की ओर देखा। पहले के विपरीत हरा तरल पदार्थ समुद्र के पानी के साथ मिल गया था। केल ने चाकू निकाला। उसी समय बेहोश आदमी की पलकें फड़कने लगी और उसका शरीर रह गया। लगता है वह जागने वाला है। इंसान, चाकू दूर रखो, ब्लैक ड्रैगन चिल्लाया और आदमी ने अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो आदमी ने देखी वह थी केल ने चाकू को उसके सिर के ऊपर उठाया। केल ने वेल मानव की ओर मुस्कुराया ताकि उसे बता सके कि जब वे आंख से आंख मिला ले तो उसे शांत रहना चाहिए। चाकू के हिलने पर वेल मानव की आंखें हिलने लगी। छुरा भूखना। चाकू ने जलपरी की बाह पर वार किया और त्वचा को चीर दिया। कटे हुए हाथ से एक तरल पदार्थ निकलने लगा। ये जलपरी का खून था। जब हाथ सामान्य हो गया तो खून भी बहाल हो गया। केल ने अभी भी काम रहे आदमी से बात करना शुरू किया। अच्छा, खून बहकर उस आदमी के पैर पर गिरने लगा। सिजल, जैसे ही आदमी के पैर पर मौजूद हरा तरल पदार्थ जलपरी के खून के संपर्क में आया, वह फूटने लगा। केल ने खून बहता हुआ हाथ उस आदमी को सौंप दिया। खून सूखने से पहले इसे पी लो, यही सबसे अच्छा तरीका है। खंड 5। ये वह उपचार पद्धति थी जिसे रोजलिन ने लॉक को ठीक करने के लिए खोजा था, जो एक जलपरी के साथ लड़ाई में घायल हो गया था। यह एक ऐसी विधि थी जो अभी तक इस दुनिया में ज्ञात नहीं थी। इस आदमी की आंखें, जो 20 साल की उम्र के आसपास लग रहा था, फिर से कांपने लगी। यही हाल ऑन होंड और ब्लैक ड्रैगन का भी था। अंत में वह आदमी ठीक हो गया। उसने खून पीना इसलिए चुना क्योंकि उसने देखा कि पहले टपका हुआ खून धीरे धीरे उसके पैर को ठीक कर रहा था। केल ने मिश्रित रक्त वेल के चेहरे पर उलझन भरे भाव को देखते हुए बोलना जारी रखा। क्या तुम ही नहीं हो जिसने इस जलपरी को मारा है? आदमी का चेहरा सख्त हो गया। केल ने उस चेहरे को देखकर उपहास करना शुरू कर दिया। वेल को ये पूछने पर कि क्या उसने जलपरी को मारा है, इतना चिंतित देखना अजीब था। फिर केल ने बचा हुआ खून वेल के पैर पर डाला और फिर हाथ को पानी में डाल दिया। केल के देखते ही देखते हाथ पानी के अंदर ही खत्म होने लगा। केल ने हाथ को गायब होते हुए देखना जारी रखा क्योंकि वह वेल मानव से बात करने लगा था। अगर आप वेल हैं तो आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए सुबह तक समुद्र में वापस लौटना होगा। थोड़ी देर सोएं और अपने आप वापस लौट जाएं। उस आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये चोईहान से अलग किस्म की क्रूरता थी। ये वह व्यक्ति था जिसे हमेशा नीची निगाह से देखा जाता था, जिसे हमेशा याद दिलाया जाता था कि वह अपने कबीले के बाकी सदस्यों जितना अच्छा नहीं है। यह एक ऐसी क्रूरता थी जो केवल ऐसे ही व्यक्ति से आ सकती थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वेल हूँ? और कौन 3 जलपरियों को मार सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे घर लौटना है। केल को लगा कि उसे एक बेकार कहानी सुननी पड़ेगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ हिला दिया। मुझे तुम्हारी बेकार कहानी सुनने की कोई इच्छा नहीं है। यही कारण था कि केल ने वेल का नाम नहीं पूछा और न ही हंस को वेल देखने दिया। मैंने तुम्हें केवल इसलिए बचाया क्योंकि जब तुमने मुझे बचाने के लिए कहा था तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। केल बिस्तर पर लेट गया। उसे नहाने की जरूरत थी, लेकिन वह अभी इसके लिए बहुत थका हुआ था। मैं सोने जा रहा हूँ। जाते समय चुपचाप रहना। केल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ड्रैगन वहां था। फिर उसे वेल किंग द्वारा उपन्यास में लॉक से कहे गए आखिरी शब्द याद आ गए। लेस देन, इसलिए मैं अपने परिवार के किसी और सदस्य को खोना नहीं चाहता। ग्रेटर देन, यही कारण था कि किम रोकसू ने इस बार कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने खुद अपने परिवार के सभी सदस्यों को खोने का अनुभव किया था। बेशक उसने इस अनुभव से नुकसान उठाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। लेस देन, अगर वह बच्चा अभी भी जीवित होता तो मैं अपनी बेटी को राजगद्दी सौंप देता और उसके साथ इंसानों की दुनिया में रहने चला जाता। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करते तो वह बच्चा खुश होता। मम्मा, मुझे लगता है कि नूना रानी के रूप में अच्छा काम करेगी। लेकिन चूंकि नूना भी एक स्नेही व्यक्ति है तो क्या वह भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगी, मिस्टर? बेशक, जब मेरा बेटा गायब हुआ तो उसने पूरा समुद्र छान मारा। मुझे यकीन है कि अगर नूना ही खोज कर रही होती तो पूरा महासागर ही पलट जाता।
अरे मिस्टर, आपके बेटे का नाम क्या था? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे बेटे का नाम पासेटन था। ग्रेटर दैन, राजा के बेटे का रक्षक। चाहे वह वर्तमान वेल राजा हो या भविष्य की वेल रानी, क्या वह इसका अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वेल जनजाति को जलपरियों के खिलाफ युद्ध जीतना था। केल शांत मन से सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो पासेटन पहले ही जा चुका था। लाल बिल्ली के बच्चे हॉर्न ने उसे सूचना दी। उसने कहा कि वह रात को वापस आ जाएगा। वास्तव में ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। केल ने वाक्य पूरा किए बिना ही अपने कंधे उचका दिए। हालांकि एक पल बाद उसके मन में और भी बड़ा एहसास हुआ, क्या ये वाकई जरूरी था? युवा मास्टर केल, इतनी जल्दी आने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक समाचार साझा करना था। युवा महिला अमीरू खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। आमतौर पर शांत रहने वाली अमीरू को इस तरह देखना दुर्लभ था। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे समुद्र से आए हैं, क्योंकि उसने अभी भी रेनकोट पहना हुआ था और उसके साथ अन्य लोग भी थे। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मुझे पता नहीं है। उत्साहित अमीरू की तुलना में केल शांत था। नहीं, वो लगभग भावनाहीन था। भावर, केंद्रीय द्वीप के सामने का भावर गायब हो गया है। ये रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो गया। मैंने ऐसा संभव किया। केल उसे यह नहीं बता सका कि उसने ऐसा किया है, इसलिए उसने बस नजरें फेर ली। अमीरू के बगल में अनुभवी मछुआरा और कुछ शूरवीर थे, साथ ही टूनका भी था। जैसा कि उपन्यास में वर्णित है, टूनका के बाल शेर के अयाल जैसे लंबे भूरे रंग के थे। खतरनाक दिखने वाला यह आदमी ऐसा लग रहा था कि वह एक ही थप्पड़ से किसी और को आसानी से उड़ा सकता है, अपनी जीभ चिटकाता है और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। कितना निराशाजनक है। मैं उस भावर में कूदने की कोशिश करना चाहता था। क्या मुझे इसके बजाय किसी दूसरे भावर में कूदना चाहिए? वह निश्चित रूप से एक पागल आदमी था। उसी समय अमीरू ने एक बार फिर उत्साहपूर्वक कैले से बात करना शुरू कर दिया। युवा मास्टर केल, हेनेट्यूस परिवार के निवेश के बदले में मैं आपको शांतिपूर्ण उबार समुद्र का नजारा दिखाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ केंद्रीय द्वीप पर चलेंगे? कैल को इस प्रोजेक्ट में कुछ ईमानदारी दिखाने की जरूरत थी, जब तक कि हेनेट्यूस क्षेत्र से कोई नहीं आ गया। कैल ने अमीरू की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और पूछा, क्या यहाँ सब लोग जा रहे हैं? हाँ। अमीरू के संक्षिप्त उत्तर पर केल के होठों के कोने कांप उठे। अमीरू, जिसने यह नहीं देखा था और केवल कोमल मुस्कान देखी थी, टूनका की ओर इशारा किया और बोलना जारी रखा। आह, यह आपका इस व्यक्ति को पहली बार देखना है ना? ये वही व्यक्ति है जो लगभग भंवर में फंस गया था। बॉब, ये युवा मास्टर केल हेनेट्यूस है। बॉब, केल के चेहरे पर एक अजीब भाव था। टूनका ने अपने डरावने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। ये किसी राक्षस की मुस्कान देखने से भी ज्यादा डरावना था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम बॉब है। बॉब, टूनका ने वाकई एक उपनाम के लिए एक उपयुक्त नाम का इस्तेमाल किया। ये भी उसके जैसा ही बेवकूफ था। केल टूनका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता था। हालांकि अमीरू ने शांति से उसे समझाना शुरू कर दिया। बॉब विपर किंगडम से है। वह एक छोटे से समुद्र तटीय गांव से है और मछली पकड़ने के लिए बाहर गया था, तभी किसी तरह उसका जहाज डूब गया। ये सही है, मैं गांव के पास मछली पकड़कर एक साधारण जीवन जीता हूँ। हा, मुझे नहीं पता कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। एक सादा जीवन, मेरे गधे। यह अविश्वसनीय था। अमीरू को केल के विचारों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह बोलती रही। यही कारण था कि वह नाव पर चढ़ गया और कल रात जो कुछ हुआ उसकी जांच करने में हमारी मदद की। अमीरू की आंखें टूनका को देखते हुए साफ थीं। हालांकि जब केल ने चारों ओर देखा तो टूनका की ओर भी कई नकारात्मक नजरें थीं। विपर किंगडम का एक ग्रामीण। उनकी निगाहें इस बर्बर के बारे में उनकी सच्ची भावनाओं को दर्शाती थीं। टूनका से नजर मिलाने से पहले केल ने चारों ओर एक नजर डाली। टूनका मुस्कुराने लगा। मैंने सुना है कि युवा मास्टर निम ने सभी को बचाने के लिए राजधानी में एक बड़ी ढल लॉन्च की थी। मैंने युवा महिला निम से मुझे अपने साथ लाने के लिए कहा, क्योंकि मैंने सुना था कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। उस क्षण टूनका की आंखें तेज हो गईं। केल को अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई। ये खतरनाक होता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने तुरंत निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी। यही कारण है कि मैं फिलहाल रिकवरी में हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वसूली, हाँ, यह कोई मजबूत शक्ति नहीं है। ये बहुत कमजोर है। अमीरू ने आगे कहा। हाँ, युवा मास्टर केल ने सभी को बचाने के लिए अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। यही कारण है कि वह ठीक होने तक हमारे क्षेत्र का दौरा कर रहा है। अमीरू सहानुभूति, प्रशंसा और कुछ अन्य भावनाओं के साथ केल की ओर देख रही थी, लेकिन टूनका अलग थी। आह, क्या यह मामला है? ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई है। फिर उसने केल को सिर से पैर तक देखा और फिर नजरें फेर ली। अच्छा, टूनका को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के लिए बलिदान, एक हीरो। टूनका को ऐसी किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ ताकत की परवाह थी और वह सिर्फ ताकत के बारे में सोचता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पक्ष के लोगों को कमजोर होने पर अनदेखा कर देता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी देता था। इसीलिए उसे अत्याचारी कहा गया। तो फिर हम चले? अमीरू के सवाल पर केल ने सिर हिलाया। फिर उसे बगल से टूनका की बुदबुदाहट सुनाई दी। यह अजीब है, मुझे आसपास किसी ताकतवर व्यक्ति की गंध आ रही है। वह सचमुच पागल था। केल ने खाली छत की ओर देखा। मुझे बदबू नहीं आती। केल को अपने सिर में अदृश्य ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी। टूनका की प्रवृत्ति 20 लोगों की प्रवृत्ति से भी ज्यादा मजबूत थी। केल ने मन बना लिया था कि आज टूनका के आसपास रहते हुए उसे सबसे कमजोर तरीके से पेश आना होगा। तारांकन, हम अभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि भंवर अचानक क्यों गायब हो गया। मेरे पिता और हमारे क्षेत्र के जादूगर भी जल्द ही आएंगे। केल ने केंद्रीय द्वीप के पास शांत समुद्र को देखा और अमीरू के साथ खेला। क्या ऐसा है? मुझे खुशी है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से पता लगा लेंगे कि क्या हुआ था। तुम बहुत अच्छे झूठे हो। केल ने ब्लैक ड्रैगन की बात को अनसुना कर दिया और शांत भाव से समुद्र की ओर देखा। ये काफी अस्त व्यस्त था। गांव के सभी मछुआरे यहाँ थे, साथ ही वे लोग भी जो नौसेना बेस के निर्माण के लिए आए थे। वे सभी इधर उधर देख रहे थे और एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। ये और भी अधिक शोरगुल वाला था, क्योंकि पास में अभी भी अन्य भंवरें जोर पकड़ रही थी। केल ने ये सब देखा और आगे कहा, मुझे आशा है कि अन्य सभी भंवर भी शीघ्र ही गायब हो जाएंगे। मानव, तुम फिर झूठ बोल रहे हो।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम भंवरों को 1 और साल तक रोके रखोगे? केल ने एक बार फिर ब्लैक ड्रैगन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अमीरू ने केल की बातों पर दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। हाँ, हम निश्चित रूप से पता लगा लेंगे कि क्या हुआ और अन्य भंवरों से भी छुटकारा पा लेंगे। हमारी आंखों के सामने ऐसा अवसर है और बहुत से लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमें इस अवसर को पूरी तरह से भुनाने की जरूरत है। भावुक अमीरू ने केल को उसके प्रति थोड़ा दया का अनुभव कराया और वह बोलने लगा। मुझे यकीन है कि आप और उबरवा परिवार निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे, युवा महिला अमीरू। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद, आपके सकारात्मक शब्दों के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, युवा मास्टर केल। अमीरू की गर्म निगाहें केल की ओर चली गईं, जो चेहरे पर शांत मुस्कान लिए खड़ी थी। केल ने भी गंभीर भाव से उसे जवाब दिया। मुझे इतनी धूप से थोड़ा चक्कर आ रहा है, क्या मैं थोड़ी देर छाया में आराम कर सकता हूँ? केल को टूनका की नजर नावों में से एक पर महसूस हो रही थी। टूनका हर बार केल की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उस मजबूत व्यक्ति की गंध के स्रोत की तलाश कर रहा था। हालांकि टूनका के पास ब्लैक ड्रैगन को खोजने का कोई तरीका नहीं था। ये किसी ऐसे व्यक्ति की सीमा थी जो किसी आभा या मन को महसूस नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल, कृपया अच्छी तरह आराम करें क्योंकि आप अभी भी ठीक हो रहे हैं। ज्यादा न करें, धन्यवाद। केल इत्मीनान से केंद्रीय द्वीप के जंगल की ओर बढ़ गया। अमीरू चुपचाप उसे देखता रहा क्योंकि वह छाया की ओर जा रहा था। ये केल जो ठीक होने के बाद भी वही कर रहा था जो उसे करना चाहिए था, निश्चित रूप से अतीत के केल से अलग था। हालांकि वह बीमार होने का दावा करता था, लेकिन वह बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहा था। वह बस थका हुआ लग रहा था। यही बात उसे अद्भुत बनाती है। भविष्य में इस क्षेत्र पर शासन करने का सपना देखने वाली अमीरू को लगा कि उसे केल की तरह अधिक भरोसेमंद बनने की जरूरत है। जब वह मदद के लिए जांचकर्ताओं के पास गई तो उसकी शांत निगाहों में जुनून भर गया। दूसरी ओर केल द्वीप के दूसरी ओर जा रहा था। चूंकि वहां कोई नहीं था, इसलिए ये समय बर्बाद करने के लिए एक बढ़िया जगह होगी। क्या तुम्हें वहां पड़ी लाशों से डर नहीं लगता? तुम कमजोर और कायर दोनों हो। द्वीप के दूसरी ओर पहुंचते ही केल ने एक बार फिर ब्लैक ड्रैगन को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक नजर डालने के बाद उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। क्या यह मैं नहीं था? मैंने यह नहीं किया। ब्लैक ड्रैगन जोश से किसी भी दोष से इनकार कर रहा था। हालांकि इस बार केल के पास ब्लैक ड्रैगन की बात सुनने की विलासिता नहीं थी। वह जल्दी से उस चट्टान की ओर भागा जहां उस दिन जलपरी की लाशें थीं। एक बार जब वह उसके पास पहुंचा तो वह खुद को रोक नहीं सका। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या पासेटन ने ऐसा किया? चट्टान टुकड़ों में नष्ट हो गई। मत्स्यांगना की लाशें ऐसी कैसे हो गईं? जलपरी की लाशें धूल में बदल गई थीं। केल को पता था कि ये लाशें थीं क्योंकि उसने उन्हें दूसरे दिन यहाँ देखा था। कोई और बस यही सोचेगा कि ये पत्थर का हिस्सा है। यह अपार शक्ति, ये निश्चित रूप से वेल का काम था। एक अत्यंत क्रोधित वेल। छप छप। अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई। काला ड्रैगन बोलने लगा। समुद्र की तलहटी से कुछ ऊपर की ओर उछल रहा है। ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केल ने अपना सिर उठाया और समुद्र की ओर देखा। फिर वह चौंका और पीछे की ओर कदम बढ़ाया। स्प्लैश! कुछ बड़ा सा पदार्थ सतह पर आया। यह एक जीवन रूप था जो गहरे भूरे रंग का था। फिर यह सीधे कैल की ओर देखने लगा। यह एक वेल थी, एक हम्बैक वेल जानवर व्यक्ति। हम्बैक वेल जानवर के लोगों को समुद्र के संरक्षक के रूप में जाना जाता था और वे कमजोर जीवों की रक्षा करते थे। पीढ़ियों से वेल जनजाति का राजा हम्बैक वेल जानवर रहा है। बूम बूम बूम। केल का दिल जोरों से धड़क रहा था। वेल की निगाहें हत्या के इरादे और अवलोकन, सहज ज्ञान और तर्कसंगतता के मिश्रण से भरी हुई थी। यह पहली बार था जब केल ने किसी ऐसे मजबूत अस्तित्व से सीधे नजर मिलाई थी जो उस पर गुस्सा था। यह मजबूत अस्तित्व केल को नीचे देख रहा था और केल के हर पहलू का निरीक्षण कर रहा था। यह उसी क्षण हुआ। वह बेवकूफ वेल पागल हो गई होगी। काले ड्रैगन की क्रोधित आवाज केल के मन में गूंज उठी। उसी समय एक शक्तिशाली शक्ति ने हवा में कंपन पैदा करना शुरू कर दिया। वेल की आंखें, जो कैल पर केंद्रित थी, कंपन के स्रोत की ओर मुड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ कमजोर इंसान को ऐसे देखने की? हवा में मान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया और पानी में हलचल होने लगी। हालांकि हम्बैक वेल बिल्कुल भी नहीं हिली। इसके बजाय इस 15 मीटर लंबी वेल ने अपनी पूंछ उठाए और पानी पर नीचे की ओर थपथपाए। स्पैश! पानी तेजी से उछल रहा था। इस कार्य से केल को यकीन हो गया कि यह एक जानवर जैसा व्यक्ति था। धमाका धमाका। केल ने अपने दिल को शांत किया क्योंकि हृदय की जीवन शक्ति ने खतरे को भांप लिया था और अपनी ताकत को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। अविनाशी ढाल भी बाहर निकल आई। प्राचीन शक्तियां हमेशा अपने मालिक के जीवन को सबसे पहले रखती थीं। वे अपने मालिकों की रक्षा के लिए किसी भी समय जाने के लिए तैयार थे। केल ने अपना सिर उस खाली जगह की ओर घुमाया जहां मन इकट्ठा हो रहा था और बोलने ही वाला था। हालांकि एक और आवाज पहले ही बोलने लगी। मैं आपसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह आवाज ग्रीक पौराणिक कथाओं के सायरन की तरह ही सुंदर थी। केल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हम्बैक वेल ने पानी के ऊपर अपना सिर पूरी तरह से खोल दिया है। बहुत खूब। केल के मुंह से एक आह निकली। वह बहुत बड़ा और डरावना था। उसे लगा कि वेल का सिर उसे हल्के से थपथपाकर आसानी से मार सकता है। तुम अपना बेवकूफ सिर क्यों उठा रहे हो? तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया वह लड़ाई के लिए नहीं था। तुच्छ वेल। केल ने ब्लैक ड्रैगन की बातों पर आह भरी और फिर मैना की ओर बढ़ा। 4 साल का गुस्सैल बच्चा काफी खतरनाक हो सकता है। वह मन जो हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार लग रहा था, अब केल के हाथ में आ गया। वेल इस घटना से हैरान लग रही थी। केल का हाथ आखिरकार किसी गोल चीज तक पहुंच गया। यह ड्रैगन का सिर था। केल ने बस उसे कुछ बार थपथपाया। गुस्सा मत हो, तुम्हें चोट लगेगी। मन तेजी से गायब होने लगा। तभी केल ने एक धीमी आवाज सुनी। मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं मजबूत हूँ। मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। 4 साल के बच्चे को शांत करना मुश्किल था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन समझ गया था कि केल क्या कहना चाह रहा था। तुम्हें ही सावधान रहना चाहिए, कमजोर इंसान। माना पूरी तरह से गायब हो गया। माना के चले जाने के बाद केल ने मुंह फेर लिया और वेल की ओर देखा। वेल ने धीरे धीरे अपना बड़ा सिर केल की ओर झुकाया। केल सिर के आकार को देखकर चौंक गया, लेकिन फिर भी स्थिर खड़ा रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेल की नजर से हत्या का इरादा गायब हो गया था।
जैसे ही हम्पबैक वेल ने अपना सिर केल के ठीक सामने झुकाया, उसने बोलना शुरू कर दिया। मुझे कुछ पूछना है। उस पल में दूर क्षितिज से एक छोटी सी वेल पागलों की तरह तैर रही थी। वह उनकी ओर बढ़ रही थी। 15 मीटर लंबी इस वेल की तुलना में वह बहुत कमजोर और छोटी लग रही थी। वह वेल तेजी से उनके पास आए और चिल्लाने लगी, नूना, तुम उसे काटकर नहीं मार सकती। केल के सामने खड़ी हम्पबैक वेल मछली तेजी से पीछे मुड़ गई। स्प्लैश! वेल की हलचल से समुद्र का पानी उछलकर केल को भीग गया। हालांकि केल के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सचमुच वही हम्पबैक वेल होगी। उनकी ओर आती हुई छोटी वेल संभवतः पासेटन थी। इसका मतलब था कि केवल एक ही अस्तित्व था जिसे वह नूना कहेगा। वर्तमान वेल राजा की बेटी और वेल की भावी रानी। वेल जो जलपरियों के खिलाफ लड़ाई में चोईहान और चालक दल के साथ अग्रिम पंक्ति में थी। केल को हम्पबैक वेल की पीठ पर एक्स आकार का निशान दिखाई दे रहा था। वितरा, ये निश्चित रूप से वह थी। बड़ी वेल का चेहरा उदास होने लगा। केल धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगा क्योंकि वह इस हम्पबैक वेल भाई बहन के पुनर्मिलन में शामिल नहीं होना चाहता था। छोटी वेल एक बार फिर चिल्लाई, वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम्हें कतई नहीं मारना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन ने फिर से भ्रमित होकर केल के मन में बात की। वह छोटी वेल क्या बात कर रही है? हम लड़ नहीं रहे हैं। केल को भी ऐसा ही लगा। केल शुक्रगुजार था कि हर कोई द्वीप के दूसरी तरफ की स्थिति पर इतना ध्यान दे रहा था कि उस छोटी वेल की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था। अन्यथा हर कोई छोटी वेल की चीखें सुनकर यहाँ आ जाता। वेल्स के मिलने में ज्यादा समय नहीं था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन ने उस समय लापरवाही से बात जोड़ दी। वैसे आपको बता दूं कि एक और आने वाला है। क्या एक और? केल ने पीछे की ओर चलना बंद कर दिया और जंगल की ओर मुड़ गया। मुहाहाहा, मैं इसकी गंध सूंघ सकता हूँ, मैं इसकी गंध सूंघ सकता हूँ। एक पागल आदमी दिखाई दिया जिसके भूरे बाल जंगली शेर के अयाल जैसे लग रहे थे। वह टूनका था। उसकी आंखें पागल लग रही थीं। वह चिल्लाता हुआ जंगल से बाहर भाग रहा था। मुझे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गंध आ रही है। टूनका को देखते ही केल नीचे झुक गया। इसकी वजह से टूनका और हम्पबैक वेल की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। इससे पहले कि झींगा को कोई चोट पहुंचे, केल रेंग कर वहां से हट गया। टूनका, जिसकी आंखों में पागलपन भरा भाव था, अपने हाथ में बेसबॉल बैट पकड़े हुए था जो हवा में करते हुए भयंकर आवाज कर रहा था। केल को पता नहीं था कि उसे ऐसी चीज कहां से मिली। क्या यह आप है? टूनका ने हम्पबैक वेल के पास जाने से पहले अपने होंठ चाटे। करीब 2 मीटर लंबा टूनका भी वेल के सामने छोटा लग रहा था। हे, ये पहली बार है जब मैं वेल से लड़ रहा हूँ। टूनका को यह नहीं पता था कि यह वेल एक जानवर है। वह सिर्फ उससे लड़ना चाहता था क्योंकि वह बहुत ताकतवर लग रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ ताकत और लड़ाई ही थी। यही कारण था कि हम्पबैक वेल ने टूनका को घृणा से देखा। केल एक कोने में दुबका हुआ उन्हें देखता रहा। आप क्या कर रहे हो? ब्लैक ड्रैगन का अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न केल के दिमाग में गूंज उठा, लेकिन केल नीचे झुकने से पहले सुरक्षित दूरी पर चला गया। जब वेल्स लड़ती हैं तो झींगा को चोट लग जाती है। केल, जो झींगा से भी कमजोर था, उनकी लड़ाई से चोटिल नहीं होना चाहता था। क्या आप किसी वेल को मार सकते हैं? टूनका की आंखें चमकने लगीं। फिर उसने अपने पैर से जमीन पर हल्के से लात मारी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका शरीर तुरंत हवा में उछल गया। बहुत खूब, केल ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा और फिर पीछे हट गया। टूनका का बल्ला हम्पबैक वेल की ओर घूमने लगा। तभी केल को पता चला कि वेल कैसे उपहास करती है। हम्पबैक वेल के होठों का एक कोना ऊपर उठ गया क्योंकि वेल हिलने लगी थी। 15 मीटर लंबा विशाल शरीर तुरंत मुड़ गया और बड़ी पूंछ टूनका की ओर नीचे आ गिरी। हालांकि टूनका सुरक्षित रूप से वापस नीचे उतरने से पहले हवा में दिशा बदलने में कामयाब रहा। धमाका! जिस चट्टान से टूनका कूदा था, वह वेल की पूंछ से नष्ट हो गई। स्पल! वेल के हमले से एक बड़ी लहर उत्पन्न हुई और उसने शेष तटरेखा के साथ साथ केल को भी भिगो दिया। लानत है, मैं बारिश में भीगे हुए चूहे जैसा दिख रहा हूँ। हालांकि केल ने अपना मुंह बंद रखा। नष्ट हुए पत्थर और पागल टूनका का प्रभाव बहुत ज्यादा था। मुहाहाहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो। टूनका वेल के फिर से हमला करने के लिए उछल कूद कर रहा था। टूनका तेजी से वेल की पूंछ की ओर बढ़ा और एक बार फिर अपना बल्ला नीचे घुमाया। हमले से बचने के बजाय वेल ने टूनका पर हमला करने के लिए अपनी पूंछ उठाई। धमाका! ये वह शोर नहीं था जो किसी मानव द्वारा वेल के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ टूनका जमीन पर वापस आ गया। उसके हाथ में बल्ला धूल में बिखर चुका था। मुझे पता था कि मुझे बल्ले जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लड़ाई तब सबसे अच्छी होती है जब आप अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, केल ने सोचना शुरू किया जब उसने देखा कि यह पागल व्यक्ति लगातार लड़ रहा है। इस डर पर हर कोई यहाँ आएगा। केल ने सोचा कि लोगों को शायद पहले से ही पता था कि कुछ चल रहा है। वह इसके बारे में क्या कर सकता था? वह चुपचाप वहां से भागने के लिए क्या कर सकता था? केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन दोनों में लड़ाई हुई या नहीं। यह उसी क्षण हुआ। नूना, अगर तुम लड़ती रहोगी तो उस उदार आदमी को चोट लग जाएगी। अंततः छोटी वेल द्वीप पर पहुंच गई। टूनका तुरंत चौंक गया। उद्धरण चिन्ह ... वह छोटी सी वेल बात कर रही है। इस टिप्पणी से हम्पबैक वेल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और टूनका को घूरने लगी। इसके बाद एक सुंदर आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे छोटे भाई को नन्हा कहा। टूनका चिल्लाते हुए और भी अधिक हैरान हो गया। ये बात भी कर सकता है? ये पूरी तरह से गड़बड़ थी। केल देख सकता था कि टूनका के कंधे उत्साह में ऊपर नीचे हो रहे थे। ओहो, आप लोग जानवर होंगे। जानवर लोग, यह मजेदार होने वाला है। टूनका अब जोर से नहीं हंस रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान से पता चल रहा था कि वह उत्साह के चरम स्तर पर था। उस समय केल ने देखा कि हम्पबैक वेल ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने देखा कि वेल की आंखें हिलने लगी थीं। केल, वह मानव जो समुद्री जल और पत्थर की धूल से लथपथ जमीन पर बैठा था और ऊपर की ओर देख रहा था, वह था विटिरा, वो व्यक्ति जो हम्पबैक वेल जानवर था। सागर के संरक्षक के रूप में जो कमजोर प्राणियों की रक्षा करता है। उसका हृदय कांपने लगा। पासेटन उन दोनों के बीच में कूद पड़ा और बोलने लगा, नूना, मैं अभी भी जीवित हूँ। पासेटोन। हम्पबैक वेल ने अपना चेहरा सिकोड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पासेटन ने टूनका की ओर देखा और फिर जल्दी से अपना पंख पानी से बाहर निकाला और उसे केल की ओर इंगित किया।
छप छप, पासेटन की हरकत के साथ पानी भी छलक आया और पानी की बूंदें केल के चेहरे पर गिरी। ये सर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे तब बचाया था जब मैं मत्स्यकन्या के जहर से मर रहा था। बड़ी हम्पबैक व्हेल की पुतलियां हिल गईं। छोटी व्हेल द्वीप के जितना करीब हो सका पहुंच गई और कैल की जांच करने लगी। अरे नहीं, तुम पूरी तरह भीग गए हो। मुझे इन सभी पत्थरों की धूल के लिए भी खेद है। मैं आज रात तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तुमसे मिलने जा रहा था। केल ने पत्थर की धूल झाड़कर जवाब दिया। ठीक है, क्या अब तुम ठीक हो? हाँ सर, आपकी बदौलत अब मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। चिंतित हम्पबैक व्हेल का मुंह खुला का खुला रह गया। यह उसी क्षण हुआ जब तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो तो तुम विचलित नहीं हो सकते। क्या तुम मरना चाहते हो? टूनका ने हम्पबैक व्हेल जानवर के व्यक्ति विटीरा की ओर छलांग लगाई और अपनी मुट्ठी घुमाई। हालांकि उसकी मुट्ठी हम्पबैक व्हेल को छू नहीं पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्हेल गायब हो गई थी। शश, उस जगह पर पानी की भाप भर गई थी जहां कभी हम्पबैक व्हेल हुआ करती थी। एक महिला पानी की भाप के अंदर से द्वीप पर उतरी। टैप टैप, जो महिला एड़ियां चटकाते हुए आगे बढ़ी वह मानव रूप में विटीरा थी। नूना, पासेटन ने विटीरा को पुकारा। उस समय केल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये सिर्फ कल्पित बोनो को स्क्विड जैसा दिखाने के स्तर तक ही सीमित नहीं है। विटीरा को आप विस्फोटक सुंदरता कहेंगे। वह इतनी सुंदर थी कि वह कल्पित बोनो को भी तिरचिट्टे की तरह दिखाती थी। यह इस हद तक था कि केल को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। नीले बाल और नीली आंखें। अगर समुद्र में सबसे खूबसूरत अस्तित्व के लिए कोई प्रतियोगिता होती तो शायद वह व्यक्ति होता जो इस समय केल की आंखों के सामने है। ब्लैक ड्रैगन ने उसी क्षण केल के दिमाग में बोलना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह ... ड्रैगन और भी शानदार होते हैं। जब ड्रैगन इंसान बन जाता है तो मुझे यकीन है कि वे और भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाते हैं। ड्रैगन का मानव रूप शायद दुनिया में सबसे अच्छा है। केल ने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पीछे हट गया। सुंदर और आकर्षक तो छोड़िए, मानवकृत व्हेल 20 लोग अभी भी उतने ही मजबूत और हिंसक थे। विटीरा ने बोलना शुरू किया क्योंकि केल को चिंता होने लगी थी। उद्धरण चिन्ह ... कृपया भागो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी बहन अपनी बात पर कायम रहने वाली व्यक्ति है। पासेटन ने जल्द ही अपना रूप बदल लिया और केल के पास भी आ गया। विटीरा देख सकती थी कि पासेटन की पैंट उसकी पिंडलियों के आसपास फटी हुई थी और वह उसके नीचे निशान देख सकती थी। एक बार फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। टूनका भी धीरे धीरे चलकर आया। ऐसे बेकार इंसान पर ध्यान देना बंद करो, जल्दी करो और मुझसे लड़ो, इसमें ज्यादा मजा आएगा। उस समय कैल और टूनका की नजरें एक दूसरे से मिली। टूनका ने कैल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि यह बदमाश बस लोगों को बचाता फिरता है। तसक, केल ने पंख शब्द पर अपनी जीभ चिटकाई। टूनका ने इस बिंदु पर बॉब के बेवकूफ उपनाम को फेंक दिया। यह असली टूनका था। चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई कुलीन या ताकतवर व्यक्ति हो, वह बस अपनी मर्जी से काम करता था। केल को टूनका के इस संस्करण की आदत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा लगता था कि उपन्यास का पात्र जीवंत हो गया है। बेशक केल का अभी भी इस बात को यूं ही जाने देने का कोई इरादा नहीं था। भविष्य में मैजिक टॉवर को मुझे बेचने पर पछताने के बाद ही उसे इस बात का एहसास होगा। केल आश्वस्त था क्योंकि वह जानता था कि शीघ्र ही क्या होने वाला है। नहीं, केल भविष्य में व्यक्तिगत रूप से क्या घटित करेगा। बॉब का उपनाम, ये वास्तव में एक उपनाम के लिए एक बढ़िया नाम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भविष्य में केल के लिए चावल बन जाएगा। हालांकि ब्लैक ड्रैगन ने गुस्से में केल के मन में बोलना शुरू कर दिया। किसी को बचाना या किसी को बचाना एक शानदार काम है। ये गर्व की बात है। और किसी के बारे में बुरा बोलना मतलबी है। ये बदमाश वेनियन जितना ही बुरा है। ... ब्लैक ड्रैगन का अंत इस तरह कैसे हुआ जबकि ड्रैगन को केवल अपने बारे में सोचने वाले प्राणी माना जाता था। केल ने सोचना शुरू किया कि ब्लैक ड्रैगन को ड्रैगन के सामान्य रवैये से क्या बदलाव आया होगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने शरीर को विटीरा के पीछे ले गया। उसे थोड़ा डर था कि टूनका उसे एक परेशान करने वाले और कमजोर व्यक्ति होने के कारण मार सकता है। उद्धरण चिन्ह ... ऐसी वीरतापूर्ण कार्रवाई को कमतर न आके। हालांकि विटीरा गुस्से में लग रही थी। विटीरा की बातें सुनने के बाद केल भी उससे दूर चला गया। विटीरा ने केल की हरकतों को नोटिस किया और शांति से बोलना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भविष्य में आपका उचित धन्यवाद करूंगा। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा जल रहा था। ये वही महिला थी जो जलपरियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थी। वह लड़ाई से बचने वाली या छोटी सी उकसावे से भी बचने वाली नहीं थी। ओह, मुझे तुम्हारी आंखों में जो भाव है वो बहुत पसंद आया। क्या तुम आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो? टूनका ने अपने होंठ चाटना और हिलना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी भुजाओं को ढीला छोड़ दिया और अपना वजन अपने अगले पैर की ओर ले गया। ये टूनका की युद्ध की स्थिति थी। विटीरा मुस्कुराने लगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से लड़ूंगा? वह एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। फिर उसने प्रकाश का एक गोला बनाया जो काफी शक्तिशाली लग रहा था। विटीरा ने अपना दाहिना हाथ खोला। स्प्लैश! पानी के खंभे उसकी हथेली में उछल पड़े और उसके हाथों में एक लंबा पानी का कोड़ा आ गया। उसने अपना कोड़ा समुद्र की ओर फेंका। ये चाबुक, जो कम से कम 2 मीटर लंबा लग रहा था, पानी को चीरता हुआ पानी में घुस गया और पानी में उथल पुथल मच गई। विटीरा ने ठंडी निगाहों से टूनका को देखा और बोलना शुरू किया। मजेदार है, यह कोई लड़ाई नहीं है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए टूनका की ओर अपनी उंगली हिलाई। यह एक सबक है, तुम मुझे सिखाने जा रहे हो। हा। टूनका ने इतनी जोर से हंसी कि वह भूचाल लाने के लिए पर्याप्त थी और भावशून्य चेहरे के साथ विटीरा की ओर देखने लगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हारा वह मुंह फाड़ देना होगा। फिर वह तुरंत विटीरा की ओर दौड़ा। जैसे ही टूनका उसकी ओर दौड़ने लगा, विटीरा ने अपना बायां हाथ कैले की ओर हिलाया। कैले और पासेटन को बचाने के लिए एक जलकवच ने उन्हें घेर लिया। झाड़! उसी समय उसके दाहिने हाथ का कोड़ा टूका की ओर क्रूरतापूर्वक झपटा। धमाका! टूनका की मुट्ठी चाबुक से टकराई। विटीरा मुस्कुराने लगी। कम से कम तुम्हें सबक सिखाने में मजा तो आएगा। उफ, ये तो कुछ भी नहीं है। विटीरा ने अपना चाबुक टूनका के शरीर पर सांप की तरह लपेटा और उसे हवा में उठा लिया। टूनका मुस्कुराने लगा और उसने अपने हाथों से पानी का चाबुक पकड़ लिया। मुहाहा, ताकत की लड़ाई मेरी विशेषता है। टूका ने अपने हाथों से सांप जैसे कोड़े को तोड़ दिया। इससे विटीरा की भौहें तन गईं।
हालांकि टूका अभी भी वेल की इस भावी रानी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वितेरा ने हल्के से अपना दाहिना हाथ हिलाया और चाबुक ने तुरंत टूनका के शरीर पर हमला कर दिया। टक्कर के कारण टूनका जंगल की ओर उड़ गया। उस पल में उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है? अमीरू उबर, जांच दल और शूरवीर जंगल में दिखाई दिए। टूनका उनकी ओर उड़ रहा था। वितेरा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपने बाएं हाथ से पानी की एक धार बाहर निकाली। हालांकि टूनका बहुत तेज चल रहा था। सब लोग अपनी ढालें खोलो। अमीरू ने तय किया कि चकमा देना असंभव होगा और तुरंत शूरवीरों को बचाव करने का आदेश दिया। शूरवीरों ने जल्दी से अपनी ढालें खोली। टूनका ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उनकी ओर चिल्लाया, ठीक से बचाव करो, मेरा शरीर बहुत मजबूत है इसलिए तुम्हें चोट लग सकती है। मुहाहाहा, ऐसा लग रहा था कि इस टक्कर से शूरवीरों को चोट लग सकती है क्योंकि उन्होंने चमड़े का कवच पहना हुआ था। मिश्रित रक्त वाला वेलबीस्ट व्यक्ति पासेटन ये सब देख रहा था जब उसने अपने पीछे से एक आह की आवाज सुनी। आह, कितना परेशान करने वाला है। आवाज एक ही समय में परेशान और शांत लग रही थी। पासेटन की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह आवाज की ओर मुड़ा। धमाका, टूनका ढालों से टकरा गया। हालांकि टूनका किसी से नहीं टकराया और किसी को चोट नहीं लगी। टूनका ने पलटकर देखा कि एक पवित्र दिखने वाली चांदी की ढाल उसकी पीठ से टकराई थी। वहां गाने वाले पंख भी थे जो धीरे से उसे घेरे हुए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? ढाल धीरे धीरे पारदर्शी हो गई और फिर गायब हो गई। वितेरा की पानी की धार जो ढाल बनाने के लिए आ रही थी हवा में गायब हो गई। वह चौंककर पीछे मुड़ी। गायब हो रही चांदी की ढाल उस आदमी से जुड़ी हुई थी जिसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था और एक और आह भरी थी। सांस। केल अपने भीगे बालों को पीछे की ओर झटकते हुए शांत दिख रहा था। हालांकि वह निराशा से भौहें सिकोड़ रहा था। वेलों के बीच लड़ाई में झींगा को चोट लगने के बजाय झींगा को लड़ाई के दौरान अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ा।